Hello students, welcome to the class. My name is Mohammad Ehtisham Siddiqui and I welcome you all to the Unacademy's YouTube channel. Let's crack GATE and ESE Civil. So let's crack it. So you can crack GATE, you can crack ESE, or you can crack any competitive examination like AE examination or JE examination, which with India's largest online live learning platform, that is Unacademy. Whether the audio and video is clear or not, just tell me with your comments. Comment sections में comment करके बताइए whether the audio and video is clear or not, so that we can start our session. Just tell me in the comment section whether the audio and video is clear or not, my dear students. My dear student, just tell me. Very good evening, Vivek Kumar Shukla. Just tell me whether the audio and video is clear or not. Yeah, clear. Okay, so let's start our session. So you can crack GATE, you can crack ESE with India's largest online live learning platform, that is Unacademy. By taking the Unacademy's Plus Iconic subscription, you will get an unlimited live and recorded courses from India's best educators. This is all about me. My name is Mohammad Ehtisham Siddiqui. I'm an alumni of JMI New Delhi, 4 times GATE qualified, 3.5 years of teaching experience, taught more than 10,000 students all over the India, guided students who secured AIR rank 1 in different examinations. ये सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको अनअकैडमी की ऐप पर पढ़ाता हूँ. अभी तक आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मेरी सारी स्पेशल क्लासेस यहीं पर होती हैं. इफ यू टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. ये सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जिनकी मदद से आप अनअकैडमी पर पढ़ सकते हैं. गेट और ईएससी में हम लोगों ने 7 कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक बढ़िया सब्सक्रिप्शन है जहां पर आपको एक पर्सनल कोच मिलता है और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी मिलता है. अगर हम फीस की बात करें तो बेटा 1 मंथ की फीस से लेकर 24 मंथ की फीस आपको बेटा विजिबल है. 1 मंथ की फीस 5500 है और 24 मंथ्स की फीस है 44,000. लेकिन आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज माई कोड ES001, तो आपको बेटा इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. अगर आपको बेटा एक्स्ट्रा डिस्काउंट या मैक्सिमम डिस्काउंट अगर चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, है ना. आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं अदर वेज कौन कौन से हैं. जैसे आप मेरी स्पेशल क्लासेस करेंगे, जितनी मेरी स्पेशल क्लासेस करेंगे उतने ज्यादा आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, एंड 1 क्रेडिट पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू 1 रुपी. तो आप ये बहुत सारी चीजें जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती हैं. तो 10% के डिस्काउंट के अलावा और भी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकता है एथिकल वे में, एथिकल तरीके से. वो मैं आपको बता सकता हूं. मेरी क्लासेस करिए, क्रेडिट पॉइंट्स बढ़ेंगे और उससे आप उस क्रेडिट पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं. क्लियर हो रही बात. मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की 1 साल की फीस आपको दिख रही है 50,000 और 2 साल की फीस है 74,000. लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे ES001 तो इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर सेकंड लेक्चर ऑफ हाइड्रोलॉजी. पहले लेक्चर में हमने बेसिक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में चर्चा की थी. आज हम प्रेसिपिटेशन और उसके मेजरमेंट में पढ़ेंगे और उसका भी पहला पार्ट है. तो लास्ट क्लास को हम थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं. लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोलॉजी के बारे में पढ़ा था. हमने बताया था हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड लॉजी का मतलब होता है साइंस. सो हाइड्रोलॉजी इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द साइंस ऑफ वाटर. It is not only simply the science of water, but it is basically defined as that science which is related with the occurrence, circulation, and the distribution of water which is available on the earth and also inside the earth or above the earth's surface, that is in atmosphere. So its study is called as hydrology. As we say that the water will circulate from one phase to another phase and also from one point to another point, like from oceans to atmosphere, from atmosphere to land, from land to oceans. The water changing its state and water changing its position also, this cycle in which the water changes its state and also changes its location can be explained very easily by a cycle that is called as hydrological cycle. Moving forward, I have told you about this. This is all about hydrological cycle.
Okay, so I have told you about hydrological cycle. Now today's lecture is all about basic definition. So let's start the basic definitions. आज की हम basic definitions शुरू करते हैं. सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन की बात करेंगे कैचमेंट एरिया, जिसको हम वाटरशेड भी कहते हैं, जिसको हम रिवर बेसिन भी कहते हैं. अगर हम कैचमेंट की एरिया की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय कैचमेंट, तो जरा सिंपली सुनिए. इसको रिवर बेसिन भी कहते हैं. इसको क्या बोलते हैं? रिवर भी बेसिन भी देते हैं. कभी आपने बेटा घर में बेसिन देखा है? तो बेसिन में क्या होता है, इस तरीके से आपका बेटा क्या होता है, इस तरीके से बेसिन होता है और यहां पर टैप लगी होती है. तो जैसे ही टैप से पानी, जैसे ही बच्चे टैप से पानी बेटा इस जैसे ही टैप से पानी आप इस बेसिन के ऊपर डालते हैं, तो ये बेसिन करता क्या है, ये बेसिन जैसे ही आप इस बेसिन के ऊपर पानी डालेंगे किसी भी लोकेशन पर, ये बेसिन उस पानी को कैच करेगा और कैच करने के बाद इसको एक पॉइंट से बाहर निकाल देगा. सो व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस वॉश बेसिन? द वर्क ऑफ दैट वॉश बेसिन इज इट इज कैचेस. कैचमेंट का मतलब इट इज कैचेस द वाटर and makes the water to pass through a single point called as outlet. That's why it is called as normal wash basin. But what do you mean by the river basin? River basin is basically the area, है ना, उस रिवर के आसपास का वो एरिया जो जिस पर रेनफॉल हो, उस रेनफॉल वाटर को वो कैच करे और कैच करके रिवर के आउटलेट या रिवर के माउथ से निकाल दे. ऐसे एरिया को हम बोलते हैं बेटा कैचमेंट एरिया. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां डायग्राम बनाता हूं, और मैं आपको बेटा फ्रंट व्यू में दिखाता हूं इस तरीके से, या फिर ऐसा करो मैं आपको पहले टॉप व्यू में दिखाता हूं, उसके बाद फ्रंट व्यू में दिखा दूंगा. तो देखिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका कैचमेंट इस तरीके से है. सपोज दिस इज अ कैचमेंट, and this point is nothing but the outlet point. This point is nothing but the outlet point. This is the main stream, and these are the minor streams. So when the rainfall or the snowfall will occur on this area, this area catches all the water, and then that water will move over the soil and called as overland flow. Then that water comes in the minor channels, then it comes to the main channels, and ultimately all the water which falls on this surface will automatically catched up by the different channels and finally move to the outlet. So this area which catches the water and tries to force the water to pass through a single point, that is called as outlet. It is nothing but called as river basin. So let us see this catchment area in case as a section. Suppose there is a section AA. Let me draw the section AA. So let me draw the section AA. So what you will find, this point is suppose 1 and this point is suppose 2. So let me draw the section. So the section would looks like this. The section would look like this. This point is nothing. This point is the topmost point, that is 1, and this point is also the topmost point, that is the point 2. So when the rainfall will occur on this area, very good evening, when the rainfall, जब इस पर rainfall occur होगा, तो होगा क्या, ये सारा का सारा रेनफॉल को कैच करेगा और इसको क्या करेगा, इसको एक सिंगल पॉइंट से, अगर यहां रेनफॉल होता है तो ये रेनफॉल को क्या करेगा, कैच करेगा, और कैच करने के बाद एक सिंगल पॉइंट से बाहर निकाल देगा. एंड दैट सिंगल पॉइंट इज नथिंग बट कॉल्ड एज माउथ ऑफ दिस सिंगल पॉइंट इज नथिंग बट कॉल्ड एज माउथ ऑफ द रिवर. दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज माउथ ऑफ द रिवर. तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि एक कैचमेंट एरिया क्या होना चाहिए. एक कैचमेंट एरिया का जो स्लोप है वो बेटा आउटलेट या रिवर के माउथ की तरफ होना चाहिए. तो ये जो एरिया होगा बेटा, जो भी पानी, जो भी स्नो आ रहा है, उस पानी को कैच करके एक सिंगल पॉइंट से बाहर निकाल देता है, उसी एरिया को बोलते हैं कैचमेंट एरिया. या ऐसे भी बोल सकते हैं, कैचमेंट एरिया इज द एरिया विच इज ड्रेनिंग द वाटर टू द रिवर. ऐसा एरिया जो पानी रिवर को देता है जब रेनफॉल होती है, ऐसे एरिया को हम बोलते हैं बेटा, ऐसे एरिया को हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया. जैसे
आपका घर है, जैसे आपका घर है फॉर एग्जाम्पल, आपका घर है फॉर एग्जाम्पल, और आपने सारा का सारा स्लोप किधर कर रखा है, सारा का सारा स्लोप एक सिंगल पॉइंट की तरफ कर रखा है। सपोज दिस इज द पॉइंट, इसके ये इसकी तरफ सारा स्लोप कर रखा है किसी भी पॉइंट का। तो अगर आप यहां पर पानी डालेंगे ना, तो आप कहीं पर भी पानी डालेंगे तो ये क्या करेगा, अगर आप कहीं पर भी पानी डालेंगे, चाहे यहां पानी डालें, चाहे यहां डालें, यहां डालें, यहां डालें, यहां डालें, यहां डालें, कहीं पर भी आप पानी डालेंगे, ये एरिया क्या करेगा, इस एरिया इस पानी को कैच करेगा, और कैच करने के बाद एक सिंगल पॉइंट से बाहर ले जाएगा, एंड दैट सिंगल पॉइंट इज नथिंग बट कॉल्ड एज आउटलेट ऑफ द रिवर, एंड दिस एरिया विच इज कैचेस ऑल द वाटर एंड passes through a single point is called as catchment area। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया हो जाएगा कैचमेंट। नाम से ही पता लग रहा है कैच, ऐसा एरिया जो पानी को कैच करे और एक सिंगल पॉइंट से बाहर निकाल दे। शुभम सचान वेरी गुड इवनिंग। ऐसा एरिया जो पानी को कैच करे और एक सिंगल पॉइंट से बाहर निकाल दे, ऐसे एरिया को हम बोलते हैं बेटा कैचमेंट एरिया। या सुनो, बहुत अच्छी बात, आप सुनो। एक और टर्म होती है, जैसे अगर हम बात करें, एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा रिज लाइन। जैसे ये तो आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं, ये आपका टॉप व्यू है। तो बेटा किसी भी कैचमेंट एरिया का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, जैसे ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये वाला टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो अंदर की तरफ जब आप पीछे की तरफ बनाएंगे, एक रेखा बनेगी, एक लाइन बनेगी। सबसे पहले तो समझो दिस इज कॉल्ड एज रिज पॉइंट। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट जो होता है उसको हम रिज पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिज पॉइंट। और उसके पीछे की तरफ जाओगे, एक लाइन जो बना, इस रिज पॉइंट पर एक जो लाइन बनाते हो, मतलब इस तरीके से बेटा, इधर इस तरीके से आपका एरिया। तो ये जहां पर सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहां पर जो एक अंदर की तरफ लाइन बन रही है, उसको बोलेंगे हम रिज लाइन। आलोक वर्मा वेरी गुड इवनिंग। उसको बोलते हैं हम लोग बेटा रिज लाइन। रिज क्या होता है, रिज इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ एनी कैचमेंट। अब देखिए जरा, अगर बरसात होती है, देखो इधर जो कैचमेंट एरिया है वो कुछ और है, इधर कैचमेंट एरिया कुछ और है। अगर बेटा बारिश दोनों जगह सेम होती है, इधर भी बारिश वही हुई, इधर भी बारिश वही हुई, तो इधर का पानी किधर जाएगा, क्या इधर का पानी कैच होकर इधर जाएगा, नहीं, इधर का पानी कैच होकर किधर जाएगा, इधर जाएगा। और यहां पर अगर कोई रिवर का आउटलेट है, वहां पर जाकर मिल जाएगा। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, ये जो पॉइंट मैंने डिफाइन किया, ये जो मैं पॉइंट मैंने डिफाइन किया जिसको मैंने बोला रिज, मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं रिज या रिज लाइन एक ऐसा पॉइंट या ऐसी लाइन होती है जो किसी दो कैचमेंट के रन ऑफ को बाइसेक्ट करती है, किन्हीं दो कैचमेंट के रन ऑफ को सेपरेट आउट करती है। ऐसी इस तरीके के पॉइंट को हम रिज लाइन बोलते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं, इधर का कैचमेंट एरिया अलग है, इधर का एरिया अलग है। तो ये जो रिज लाइन है, इन दोनों के बीच जो बैरियर है, वो बेटा यहां के डिस्चार्ज को इधर आने नहीं दे रही है, यहां के डिस्चार्ज को इधर आने नहीं दे रही है। तो इस तरीके की लाइन को हम बोलते हैं रिज लाइन। तो कैचमेंट एरिया, रिज लाइन, और आपको बेटा रिज के बारे में समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा डायग्राम समझते हैं। आलोक वर्मा वेरी गुड इवनिंग। डायग्राम समझते हैं। देखिए, इसको वाटर शेड भी कहते हैं। कैचमेंट एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर शेड। कैचमेंट एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर शेड। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए जल्दी से, फिर हम लोग बेटा ध्यान से देखिए, फिर हम शुरू करते हैं। चलिए जरा, जो हमने बातें करी, दैट इज कॉल्ड एज कैचमेंट एरिया, रिज लाइन, वाटर शेड, टोपोग्राफिकल डिवाइड, रिज लाइन, रिज, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये पूरा एरिया आपको दे रखा है, ये पूरा एक तरीके से लैंड है। दिस इज बेसिकली ए लैंड। अगर फॉर एग्जांपल यहां प्रिसिपिटेशन होता है, देखिए ये आपके क्लाउड्स हैं, दीज आर नथिंग बट द क्लाउड्स। अगर यहां प्रिसिपिटेशन होता है, चाहे वो प्रिसिपिटेशन आपका रेनफॉल की फॉर्म में हो, चाहे स्नोफॉल की फॉर्म में हो, तो अगर इस तरीके से बच्चे, अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपका प्रिसिपिटेशन होता है, इन क्लाउड से अगर इस तरीके से प्रिसिपिटेशन हो सकता है, और वो प्रिसिपिटेशन की फॉर्म कुछ भी हो सकती है। जब इस तरीके से प्रिसिपिटेशन होगा, तो ध्यान से देखिएगा,
मैं जो ये डॉट डॉट वाली लाइन है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बना रहा हूं, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वो लाइन है जो इस एरिया के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। ये वो लाइन है बेटा, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, ये वो लाइन है जो इस एरिया के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट को क्या कर रही है, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो इस लाइन को मैंने क्या कर दिया, इस लाइन को मैंने बेटा थोड़ा बोल्ड कर दिया। तो ध्यान से देखिएगा, तो मैंने क्या बोला, व्हाट डू यू मीन बाय द रिज लाइन और व्हाट डू यू मीन बाय द रिज। तो बेटा इस एरिया का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, इस एरिया का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो इस एरिया के टॉप मोस्ट पॉइंट कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे पॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे, रिज पॉइंट्स होंगे। और इन सारे रिज पॉइंट से जाने वाली जो लाइन होगी दैट इज कॉल्ड एज रिज लाइन। तो ये ब्लैक वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये ब्लैक वाली लाइन हो जाएगी रिज लाइन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोपोग्राफिक डिवाइड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटरशेड डिवाइड। अब देखो बरसात होती है, तो बरसात होगी तो देखो, जब बरसात होगी तो देखो कुछ पानी तो किधर जाएगा, कुछ पानी बेटा इधर जाएगा, यस और नो, और कुछ पानी क्या करेगा, कुछ पानी बेटा इधर आएगा। तो आप देख रहे हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपकी रिज लाइन है या फिर आपकी जो बेटा टोपोग्राफिकल डिवाइड है या फिर वाटरशेड डिवाइड है, ये क्या कर रही है, इधर वाले कैचमेंट एरिया 1 के रन ऑफ को दूसरे वाले कैचमेंट एरिया के रन ऑफ 2 से सेपरेट आउट कर रही है। तो रिज लाइन क्या होती है, वेरी गुड इवनिंग, रिज लाइन इज द लाइन विच सेपरेट्स द सरफेस रन ऑफ 2 कैचमेंट एरियाज, और इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द रिज पॉइंट्स ऑफ एनी एरिया। क्लियर हो रही बात, तो इसको हम रिज लाइन बोलते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, बरसात हुई, अब ये सारी की सारी लैंड क्या करेगी, मैं उधर वाले एरिया को नहीं देख रहा हूं, इधर वाले एरिया को देख रहा हूं, ये सारे के सारे क्या करेंगी, ये पानी को बेटा कैच करेंगी, पानी को इस तरीके से कैच किया, इधर से भी पानी आएगा, है ना, ये पूरा ही एरिया, इधर से पानी कैच होगा, कैच होने के बाद अल्टीमेटली ये पानी कहां चला जाएगा, अल्टीमेटली ये पानी रिवर्स में, या रिवर से पहले डैम बना है तो वहां चला जाएगा। तो इस एरिया ने क्या करा, अगर इस पर बारिश हुई तो इस एरिया ने क्या करा, इस बारिश के कारण जो भी पानी इस लैंड के ऊपर आया, उस पानी को इसने कैच किया, और कैच करने के बाद देखो यहां का पानी हो या यहां का पानी हो, कहीं का भी पानी हो, इस पानी को इसने कैच किया, और कैच करने के बाद एक सिंगल पॉइंट से बाहर निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड एज आउटलेट ऑफ द रिवर। इसी को बोलते हैं हम लोग कैचमेंट एरिया। क्लियर हो रही बात, कैचमेंट एरिया समझ आया क्या, यस और नो, कोई बात एक्सप्लेन करनी है तो बताइएगा, जल्दी से पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द कैचमेंट एरिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटरशेड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर बेसिन। So what do you mean by catchment area? Catchment area are the locations in the low-lying regions in which water from higher areas collect into a single water bodies. तो catchment areas क्या होते हैं? They are the areas at the higher location जो बेटा पानी को कैच करके क्या करते हैं, रिवर के सिंगल पॉइंट से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और दूसरी डेफिनेशन क्या है, इट इज द एरिया ऑफ लैंड, ये लैंड का वो एरिया होता है where the surface water from the rain and the melting snow converges to a single point called as catchment outlet. और दूसरी डेफिनेशन क्या है कि अगर if the area of land where the surface water, ये लैंड का वो एरिया है जिस पर अगर आपने सरफेस वाटर मिला, चाहे रेन की मदद से चाहे मेल्टिंग स्नो की मदद से, ये उस लैंड के ऊपर पानी क्या करता है, कन्वर्ज होता है, कन्वर्ज होकर एक सिंगल पॉइंट से बाहर निकल जाता है, ऐसे एरिया को हम बोलते हैं बेटा कैचमेंट एरिया। हाँ पूरा होगा, टेंशन मत लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय रिज, रिज ईच कैचमेंट एरिया इज सेपरेटेड टोपोग्राफिकली फ्रॉम द एडजेसेंट कैचमेंट बाय ए ज्योग्राफिकल बैरियर कॉल्ड एज रिज और द एलिवेटेड लैंड। मैंने क्या बोला, रिज क्या होता है, एक एरिया के दो एरियाज हैं, दो एरियाज का कैचमेंट एरिया अलग अलग होगा, तो एक एरिया के कैचमेंट एरिया को दूसरे एरिया के कैचमेंट एरिया से क्या करने के लिए, सेपरेट आउट होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेटा आपका सेपरेशन करते हैं। वो कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए रिज, विद द हेल्प ऑफ ए रिज दैट इज कॉल्ड एज टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ एनी एरिया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, थर्ड डेफिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिज लाइन। व्हाट डू यू मीन बाय रिज लाइन, व्हाट डू यू मीन बाय रिज लाइन, इट इज द लाइन which divides the surface runoff between two adjacent catchments. दो adjacent catchments के runoff को separate करने वाली लाइन को
रिज लाइन या वाटरशेड डिवाइड या टोपोग्राफिक डिवाइड हम लोग बोलते हैं। देखो ये वाली लाइन ने क्या किया, इधर के रन ऑफ को इधर के साथ क्या कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया, इसीलिए ब्लैक वाली लाइन को क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज रिज लाइन। चलिए यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। इफ यू हैव एनी डाउट टिल एट दिस पॉइंट कमेंट करके बताइए। हाँ पूरा होगा, चिंता मत करिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलॉजिकल बजट इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलॉजिकल बजट इक्वेशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपल बजट इक्वेशन। तो ये आपने इक्वेशंस बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। क्या बोलते हैं, हम लोग पानी को मानते हैं बेटा इनकंप्रेसिबल। जब भी हम बेटा पानी के एनालिसिस करते हैं तो पानी को कैसा मानते हैं, पानी को मानते हैं हम लोग बेटा इनकंप्रेसिबल। तो बेटा पानी का ना तो मास बढ़ सकता है ना ही मास घट सकता है, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन पोजीशन और वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। So water can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one part to another. So this hydrological budget equation ये बताती है कि जब पानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, जब पानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में इवेपोरेशन से, प्रेसिपिटेशन से, इनफिल्ट्रेशन से बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, तो बेसिकली उस पानी के कंजम्पशन का, पानी का जो कंजर्वेशन है, कंजम्पशन है, वो कैसा हुआ है। क्यों, अगर 100 लीटर आपने पानी दिया है तो 100 लीटर कुछ पानी जो है आप नहाने में यूज होगा, कुछ खाने में यूज होगा। तो हाइड्रोलॉजिकल बजट इक्वेशन बेसिकली ये बताती है कि कितना पानी आपके पास आया, कितना पानी आपने यूज किया और कितना पानी आपने वापस कर दिया। क्लियर हो रही बात। तो हाइड्रोलॉजिकल बजट इक्वेशन बेसिकली is deals with the conservation of mass of the water. It is deals with the conservation of mass of the water, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ वाटर के ऊपर ये आपकी हाइड्रोलॉजिकल बजट इक्वेशन डिपेंड करती है। संदीप कुमार क्या कहना चाह रहे हैं आप, संदीप कुमार क्या कहना चाह रहे हैं, संदीप कुमार व्हाट यू ट्राइंग टू से। हाँ जी। सो हाइड्रोलॉजिकल बजट इक्वेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। की फॉर एग्जांपल जैसे कोई लेक है, कोई एक वाटर बॉडी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं कि हाइड्रोलॉजिकल बजट इक्वेशन बेसिकली कहती क्या है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये फॉर एग्जांपल कोई लेक है, सपोज दिस इज द लेक। बहुत अच्छी बात है, देखी होगी आपने। और इस लेक का जो इनिशियल वाटर लेवल है, इस लेक का जो इनिशियल वाटर लेवल है दैट इज कॉल्ड एज एसआई, इनिशियल वाटर लेवल। अब इस लेक में कुछ पानी सरफेस रन ऑफ की वजह से आ रहा है, कुछ पानी किसकी वजह से आ रहा है, सरफेस रन ऑफ की वजह से आ रहा है। और कुछ पानी बेटा सरफेस रन ऑफ की वजह से क्या हो रहा है, आर आउट हो रहा है। यस और नो। कुछ पानी बेटा ग्राउंड वाटर की वजह से एंटर करता होगा जीआई, और उसी के कारण इसी क्रॉस सेक्शन से आउट भी होता जाता होगा। यस और नो। कुछ इवेपोरेशन होता होगा, कुछ ट्रांसपायरेशन होता होगा, कुछ क्या होता होगा, कुछ आपका इवेपोरेशन होता होगा, कुछ आपका पानी किस में यूज होता होगा, ट्रांसपायरेशन में यूज होता होगा। तो व्हाट डज हाइड्रोलॉजिकल बजट इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम की हाइड्रोलॉजिकल बजट इक्वेशन ये कहती है कि उस स्ट्रीम में कितना पानी आया दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लो, माइनस उसमें से कितना पानी गया, है ना। किसी भी आपके मैं क्या बोलती है, किसी भी रिजर्वायर या किसी भी वाटर बॉडी में कितना पानी आया माइनस कितना पानी गया, है ना। कितना पानी आया माइनस कितना पानी गया, इट विल ओनली चेंज द रिजर्वायर कैपेसिटी। इट विल ओनली चेंज द रिजर्वायर कैपेसिटी। कहने का मतलब यह है कि पानी कितना आया माइनस पानी कितना गया, इट विल चेंज द स्टोरेज ऑफ द रिजर्वायर और स्टोरेज ऑफ द रिवर। तो कहने का मतलब है इनिशियल सरफेस लेवल अगर फॉर एग्जांपल ऐसा ही है और बाकी सारी प्रोसेस होने के कारण आपका फाइनल सरफेस एलिवेशन कितना हो गया, एसएफ। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि इनफ्लो, है ना, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, पानी का इनफ्लो कितना हुआ और पानी का आउटफ्लो कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। द इनफ्लो माइनस आउटफ्लो
इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज, लेकिन इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। अब ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो इक्वेशन होनी चाहिए ना, ये इक्वेशन आपकी होमोजीनियस वैलिड होनी चाहिए। दिस इक्वेशन इज होमोजीनियसली डायमेंशनली होमोजीनियसली वैलिड। होमोजीनियसली वैलिड का मतलब अगर आपने इनफ्लो में मीटर क्यूब लिया है तो आउटफ्लो में भी मीटर क्यूब होगा, और चेंज इन स्टोरेज में भी क्या होगा, मीटर क्यूब। और अगर फॉर एग्जांपल आपने डेप्थ के रिस्पेक्ट में काम करिए तो डेप्थ इनफ्लो डेप्थ आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज, यस और नो। और अगर आपने फॉर एग्जांपल डिस्चार्ज की फॉर्म में बात करिए तो डिस्चार्ज की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड माइनस आउटफ्लो डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो विल बी इक्वल टू किसके बराबर होता है, किसी भी रिजर्वायर किसी भी लेक के स्टोरेज को चेंज करता है। समझ पा रहे हैं क्या, किसी भी, तो यही बोलता है। और ये कहां से आता है, ये हमने इक्वेशन कब मिलती है, जब हम किसी भी वाटर के मास को कंजर्व करते हैं। तो ये हाइड्रोलॉजिकल बजट इक्वेशन हमें जो ऑब्टेन्ड हुई है, मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो थ्रो एंड फ्रॉम एनी चैनल will only and only change the surface water level of that channel। समझ आ रही है बात, केवल और केवल सरफेस वाटर बॉडी के लेवल को केवल इनफ्लो और आउटफ्लो क्या करता है, चेंज करता है। इतनी बात समझ में आई, तो एक बार पढ़ लीजिए व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलॉजिकल बजट इक्वेशन। एक बार पढ़ लीजिए बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलॉजिकल बजट इक्वेशन। Hydrological budget equation, it is based on conservation of mass। Hello, my dear students. There is some electricity cut off at my location suddenly. So I am just, as of now, there is some electricity cut off. That's why I am just stopping this lecture at this point only. So हम लोग बेटा इसके आगे का लेक्चर जब भी क्लास होगी इसके आगे का लेक्चर हम करेंगे। So just because of electricity cut off my location, so I am just disconnecting this class। जल्दी मिलते हैं हम लोग इसके आगे के सेशन के साथ, ठीक हो गई बात। थैंक